देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ना, चाहे वाटर है हमारे अंदर, ब्लड है, लिम्फ है, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो सब हम पढ़ेंगे वो क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, और उसकी सर्कुलेशन कैसे हो जाती है बॉडी के अंदर। लेकिन पहला सवाल पैदा हो जाता है ना हमेशा कि व्हाई डू वी नीड सर्कुलेशन, इसकी हाजत क्यों होती है। जाहिर सी बात है, जो भी हमारी सेल हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं ना। और सेल्स बनाती है कुछ टॉक्सिक चीज़, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको कंटिन्यूसली बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। दैट इज वाई सेल्स जो होती है उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वो निकालते क्या है, वेस्ट और CO2 को। तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, या हम बोलते हैं सर्कुलेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं आमतौर पे किसमें, प्लांट्स में हम बोलते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन, है ना। मतलब बोलते हैं प्लांट में सर्कुलेशन हो रही है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्टेशन, तो एक ही बात है। दीज आर सिनोनिमस। अब ट्रांसपोर्ट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से हो जाता है ना। जाहिर सी बात है, जो जितना फाइला छोटा होगा, पहला वाला फाइला, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पॉरीफेरेंस है, फिशियर ट्रेट्स, सिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, मेटिहेल्मिंथेस, जितना जितना फाइला आगे जाएगा ना, उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सिस्टम्स के अंदर, है ना। जैसे हम ह्यूमंस, हम कितने कॉम्प्लेक्स है, दैट इज वाई जो पुराने फाइलाज हो गए वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। अगर हम सिंपल एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे स्पंजेस की बात करते हैं हम, स्पंज मतलब पॉरीफेरेंस की बात करते हैं, हम सीरन ट्रेट्स की बात करते हैं, हाइड्रा की बात करते हैं, जेलीफिश की बात करते हैं हम, तो उनको ब्लड नहीं होता है, दे डू नॉट हैव ब्लड, वहाँ ब्लड नहीं होता है। तो उन एनिमल्स में क्या हो जाता है, वाटर बॉडी कैविटी के अंदर घुस जाता है, और वही वाटर करता है सर्कुलेट बॉडी के अंदर, और सेल्स जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स ले जाती है और ऑक्सीजन भी ले जाती है, जो वाटर करता है सर्कुलेट, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिएंट्स भी। और सेल करती है रिलीज किसको, वेस्ट को। तो वाटर वहां पे बन जाता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। कहाँ पे, स्पंजेस में, वो कहाँ होते हैं, समंदर के अंदर। सिलेंट्रेट भी कहाँ होता है, समंदर के अंदर। तो समुद्री एनिमल्स के अंदर, इन वालों के अंदर जो फाइलास ये वाले हैं, स्पंज और सिलेंट्रेट, यहाँ पे ब्लड ब्लड नहीं होता है। जब ब्लड नहीं है तो वाटर ही करता है न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को सर्कुलेट। अब जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जैसे कि हम जानते हैं फिश है, फ्रॉग है ना, फिश मतलब पाइसेस, फ्रॉग मतलब एम्फीबियन, बर्ड मतलब एव्स, मैमल्स, ह्यूमंस, हम सारों को वी रिक्वायर स्पेशल ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। और वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट फ्लूइड आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वो ब्लड और लिम्फ होता है। लिम्फ की हम बात अलग से करते हैं। तो ब्लड, आपको पता होनी चाहिए, ब्लड एक टिश्यू है। कितना अजीब लगता है ये सुनना, लेकिन ये सच बात है, ब्लड इज अ टिश्यू। क्यों, ब्लड बनता किससे, सेल से ना। रेड रेड ब्लड सेल से, RBC से, WBC से, व्हाइट ब्लड सेल से, वहां में सब पढ़ना है। प्लेटलेट से बन जाता है, इसको बोलते हैं एथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा से बन जाता है, दैट्स व्हाई ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वाई, बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स बाय ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कनेक्शन दे रहा है पूरी बॉडी पार्ट्स को, कि ये सारी बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है मटीरियल्स को, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे न्यूट्रिएंट्स है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना है, चाहे वेस्ट को बाहर निकालना है, ब्लड बन जाता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक एव्स और मैमल्स और अस ह्यूमंस, और लाइक बर्ड्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। और लिम्फ भी साथ में यहाँ पे होता है। अब इतना आपको पता है ना पहले से कि ब्लड के अंदर होती है दो दो पार्ट्स, एक तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसी फॉर्म एलिमेंट में ही हम पढ़ते हैं ना, वो RBC और WBC और प्लेटलेट। तो पहले देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और फॉर्म एलिमेंट्स हो गया जो सेल्स ऑफ ब्लड होती है, असल में उसमें आती है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। फिलहाल हम प्लाज्मा पे रह जाते हैं, ठीक है। देखिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक इज अ लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। लिक्विड तो है, लेकिन लिक्विड मैट्रिक्स, आप ये समझ रहे हैं अच्छे से मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हो गया ऐसा फ्रेमवर्क या बेस जिसके अंदर चीजें प्रेजेंट होंगी। तो आप मानिए प्लाज्मा एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, एक ऐसी लिक्विड बेस होती है, लिक्विड फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है। आप मानिए मैं बना रहा हूँ सूप, ठीक है, वो सूप प्लाज्मा है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें गाजर, हो गया रेड ब्लड सेल। डाल रहा हूँ मूली, हो गया व्हाइट ब्लड सेल। डाल रहा हूँ कुछ और सब्जी, हो गया प्लेटलेट्स। तो वैसे ही होता है आप मानिए ब्लड के अंदर कॉम्पोजिशन, ठीक है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड।
अगर आपको पता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, बिकॉज वो भी क्या होता है, मैट्रिक्स ही, वो भी सेमी सॉलिड होता है, जस्ट लाइक प्लाज्मा, ठीक है। नाम समझना चाहिए, नाम क्यों दिया जाता है किस चीज़ को, है ना, ऐसे याद रहता है। तो प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड मीडियम होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स फ्लोट कर दिया पानी, प्लाज्मा समंदर है, उस पे जो किश्तियां हैं वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। अब अपीयरेंस कैसी होती है प्लाज्मा की, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ थोड़ी येलोइश जो होती है वैसा होता है। पेल येलो जो होता है मतलब थोड़ा वाइटिश टाइप का, जब इंसान डर जाता है ना होता है वाइटिश हो जाता है ना तो वो पेल येलो बन जाता है उस टाइम पे। जैसे ना तभी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कॉर्नर में अगर ये बन गया, वाइट वाइट फेस को हो गया और डर गया मुझसे, तो पेल होता है इंसान डर से। अच्छा, विस्कस भी होता है साथ में प्लाज्मा। विस्कस मतलब इसमें विस्कोसिटी होती है, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा शायद, विस्कोसिटी है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना शायद, उस सरफेस टेंशन विस्कोसिटी वो सब चीजें। विस्कोसिटी मतलब स्लाइटली थिक एंड स्टिकी जो होता है ना, जैसे अब देखेंगे शहद, हनी कितना विस्कस होता है वो, थिक और स्टिकी होता है ना, दैट्स कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो ये प्लाज्मा बड़ा विस्कस होता है ना। तो विस्कस जो है ये असली में विस्कम से बन गया, विस्कम मतलब होता है स्टिकी जो होता है, ठीक है। तो हनी क्या होता है, विस्कस जैसे होता है। वाटर क्या होता है, वाटर मतलब विस्कस होता है, वो नॉन विस्कस होता है। लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो स्लाइटली स्टिकी होता है, ठीक है, दैट इज स्लाइटली थिक एंड स्टिकी, स्लाइटली विस्कस होता है वो पूरा पानी जैसा नहीं होता। हाँ, प्लाज्मा की अलग कॉम्पोजिशन होती है, ये भी समझना है आपको, जो एनसीईआरटी नहीं दी है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी बहुत आधा आधा लिखती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को पूरा पता होना चाहिए। प्लाज्मा के अंदर वाटर भी होता है, आप लिखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, वाटर इसमें होता है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, 3 प्रोटीन्स इसमें होते हैं। प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट भी होता है। प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हॉर्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब ब्लड की परसेंटेज क्या होती है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कॉम्पोजिशन परसेंटेज इसको बोल रहे हैं। प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ ब्लड होता है, अंदाजा करिए, 55% ब्लड वो प्लाज्मा ही होता है। अगर ब्लड में निकालूंगा, अपने खून ऐसे निकालूंगा सीरीन से, फिर देखेंगे उसमें प्लाज्मा कितने, 55% उसमें प्लाज्मा होगा। 45% उसमें ब्लड सेल्स बाकी होंगी, जिनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनके साइंटिफिक नाम देखेंगे हम। अब देखिए, प्लाज्मा किस किस चीज से बन जाता है, खुद कहा है मैं आपको, वाटर से बन जाता है ये। प्लाज्मा के अंदर खुद 90 और 92% वाटर होता है। देखिए पहले ध्यान सुनिए क्या कहा मैंने, कहा जो ब्लड होता है वो बन जाता है प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी आ जाती है, आरबीसी आ जाती है, प्लेटलेट आ जाता है। प्लाज्मा के अंदर खुद क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45%, हो गया ना बराबर 100%। तो 40 इस प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो प्लाज्मा के अंदर खुद 90 to 92%। ऐसे बनाएंगे आप टेबल, वरना याद नहीं रहती चीजें ना, बायोलॉजी में जरूरी होता है ये सब बनाना, फ्लो चार्ट्स, इससे फिर सबसे आसान बायोलॉजी लगेगा आपको। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट जो होता है प्लाज्मा के अंदर खुद, वो पानी होता है। 90 और 92% प्लाज्मा वाटर होता है। तो फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, इसमें डिजॉल्व्ड, ये डिजॉल्व, इट डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ठीक है, ये सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर देता है और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स। अब मैं कहा था यहाँ पे 3 प्रोटीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो 6 से 8% होते हैं। हम खुद प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, 90% कितना होता है, क्या होता है, वाटर। जो बाकी परसेंट 8% बच गया, 6 से 8%, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, उनको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो फिब्रोनोजेन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन होता है। थोड़ा याद यहाँ ज्यादा करना होता है ना, फिब्रोनोजेन, ग्लोब्युलिन, है ना, और एल्ब्यूमिन, बहुत आसान है ये। प्लाज्मा प्रोटीन हम देख थोड़ा सा देखते हैं, देखिए फिब्रिनोजेन क्या होता है। फिब्रिनोजेन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो असल में ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प कर देता है। अगर आप लफ्ज को पढ़ेंगे तो फिब्रिनो जो है, फिब्रिनो का मतलब होता है फाइबर या थ्रेड्स को हम बोलते हैं ना। तो जेन मतलब हो गया जनरेटिंग, जो बनाता है, ठीक है। जेन मतलब बनाने वाला, जो फाइबर को बनाता है, जो
उसको बोलते हैं फिब्रिनोजन, यानी कि फिब्रिनोजन ऐसा होता है, वो हेल्प करता है कोगुलेशन के अंदर। कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग जो हो जाती है ना, जब खून आता है फिर क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, बिकॉज द प्लाज्मा प्रोटीन नोन एज फिब्रिनोजन। ये लगता है ना तो आसान, पता है ये कितना बड़ा मैकेनिज्म होता है, इसमें कितने सारे फैक्टर्स लग जाते हैं, कितनी बड़ी कैस्केट बन जाती है। यहाँ पे हम एनसीईआरटी ने दी है, अगर हम पढ़ेंगे ना बराबर 2 दिन लगेंगे पढ़ने को, 2 दिन सोचिए आप। तो एनसीईआरटी बहुत कम लिखती है, बहुत आसान है इस टाइम बायोलॉजी पढ़ना ना। तो फिब्रिन का मतलब होता है फाइबर्स, ठीक है। जब भी होती है इंजरी इंसान को तो ब्लड वेसल हो जाती है डैमेज, है ना। जब भी ब्लड ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है, कुछ भी, चाहे कैपिलरी है, आर्टरी है या वेन है, उसको बोलते हैं वेसल, है ना। वेसल मतलब कुछ खाली जगह जो जिसमें ल्यूमेन होता है। तो ब्लड वेसल जब डैमेज हो जाती है उस टाइम फिब्रिन थ्रेड्स वहां पे बन जाते हैं। वो फिब्रिन थ्रेड्स बनाने वाला प्रोटीन कौन होता है, फिब्रिनोजेन, जो फिब्रिन को जनरेशन कर देता है इसकी, ठीक है। तो उससे ब्लड क्लॉट बन जाता है। दैट्स वाई कोगुलेशन हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन नोन एज फिब्रिनोजेन, जो फाइबर्स की जनरेशन कर देता है, जिससे क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। द सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन वो करता है फाइट इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है। पता है मैंने कैसे याद रखा था, ग्लोब्यूलिन है ना, गोबलिन ना, गोबलिन जो खतरनाक होते हैं, वो ग्रीन गोबलिन, वो मतलब फाइट करते हैं ना ज्यादा, तो वैसे रखना यार, डिफेंस के तौर पे हेल्प करते हैं। ग्लोब्यूलिन जो है वो हेल्प करते हैं टू फाइट इन्फेक्शंस, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन मतलब ना वही, चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है, चाहे प्रोटोजोआ है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते, दोस आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो रिमेंबर, आपको रखना है ये बात याद, ग्लोब्यूलिन जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ऐसा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर, जिससे हमें इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है। डिफेंस के लिए हेल्प करता है, इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, इसको बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम। इसमें अलग ही ब्रांच होती है बायोलॉजी की, मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब एल्ब्यूमिन क्या होता है, हमने कहा था ना, क्या कहता है पहले, फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन वाज, शाबाश, फिब्रिनोजेन, सेकंड वाज, शाबाश, ग्लोब्यूलिन, थर्ड इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन करता है काम, वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होती है, जब वाटर और आयंस की बैलेंस हो जाती है, ठीक है। वाटर जो होता है और आयन की बैलेंस जब हो जाती है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोसिस बोलती है ना मूवमेंट ऑफ वाटर को, लेकिन ये बात याद रखनी है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन जहाँ पे वाटर जो होगा वो होगा, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट, अगर एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा ना, वाटर जाएगा वहां पे जहाँ पे वाटर, अगर जहाँ पे वाटर, देखिए, वाटर जाएगा, अगर वाटर डाइल्यूट हो, मतलब क्या हो गया, जहाँ पे वाटर ज्यादा होगा तो H2O यहाँ पे ज्यादा है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या हो गया, जहाँ पे H2O कम होगा, जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो वाटर जाएगा कहाँ से, वो जाएगा फ्रॉम द डाइल्यूट से कहाँ की ओर, कंसंट्रेटेड की ओर, जहाँ पे पानी कम होगा वहां की ओर वो जाएगा। तो ऐसे हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस को बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर जो हो जाती है। तो एल्ब्यूमिन कहता है हेल्प मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन ब्लड और जो टिश्यू होता है, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन मत ना होगा तो वाटर में लीक इनटू टिश्यू, वाटर सीधा लीक आएगा टिश्यू के अंदर। और अगर आप सोचिए वाटर ने लीक कर दिया, घुस गया वो टिश्यू के अंदर, तो स्वेलिंग उससे हो सकती है। तो इसीलिए जो एल्ब्यूमिन होता है इन शॉर्ट, वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हमें हेल्प कर देता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वो करता है प्रॉपर वाटर बैलेंस बिटवीन ब्लड और टिश्यू के दरमियान में, तो टिश्यू में वाटर लीक नहीं हो जाता है। अगर टिश्यू में वाटर लीक हो गया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर हम मानिए ब्लड से निकल गया वाटर, वो गया टिश्यू के अंदर, और अगर टिश्यू के अंदर वो ज़्यादा गया वाटर, जो ब्लड से निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड में खुद वाटर होता है ना प्लाज्मा के अंदर 92% या 90%, तो उससे होती है स्वेलिंग इंसान को, तो वो स्वेलिंग बचाता कौन है, एल्ब्यूमिन, इसका ये काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर देना। उसके बाद देखिए आप, अब
मिनरल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट आयंस यहाँ पे होते हैं, सोडियम आयन यहाँ पे होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव, क्लोराइड यहाँ पे होता है। और इंसान का फंक्शन ये सब होते हैं, नर्व एक्टिविटी, ठीक है, बता ना, वो न्यूरॉनल एक्टिविटी जो होती है, मसल कंट्रैक्शन जो करनी होती है, वाटर बैलेंस, पीएच मेंटेनेंस, ये सब काम इन्हीं मिनरल्स का होता है या इन्हीं इंपॉर्टेंट आयंस का होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर देता है ग्लूकोज को भी, अमीनो एसिड्स को भी, और लिपिड्स को भी। तीनों चीजों को ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लड। हम बोलते हैं ना ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को भी, ऑक्सीजन भी कहता है ट्रांसपोर्ट, CO2 भी कहता है ट्रांसपोर्ट, और न्यूट्रिएंट्स भी। तो वही न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं ना, ग्लूकोज पहुंचाना है सेल तक, वो कैसे पहुंचेगा? वो ब्लड से ही पहुंचता है ना, जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारे अंदर। तो ग्लूकोज या अमीनो एसिड तक पहुंचाना होता है, लिपिड्स, जो लिपिड्स होते हैं उनको सेल तक पहुंचाना होता है। तो दीज आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। कौन? ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैट्स। देखो प्लाज्मा एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, एक ट्रक की तरह काम करता है। प्लाज्मा बोलता है आ जाओ, ट्रक आ गई, आ जाओ चढ़ो मेरे ऊपर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, चलो मैं तुम्हें पूरी हर एक टिश्यू तक पहुंचाऊंगी, हर एक सेल तक, ताकि हर सेल जिंदा रह पाए। यानी बायोमोलिक्यूल्स। कितना इंटर रिलेटेड सब कुछ है इसमें ना, कितना इंटरकनेक्टेडनेस इसके अंदर है ना, हर सब्जेक्ट में होती है वैसे। क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं, देखिए। क्लॉटिंग फैक्टर आप मानिए ऐसा कुछ होता है अभी पढ़ा ना, क्लॉटिंग फैक्टर क्या था वो, अभी शाबाश, क्या था उसका नाम? फिब्रिनोजेन, था ना वो, फिब्रिनोजेन। और भी होते हैं बाकी, इनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऐसे कॉजेज या फैक्टर्स जिनसे क्लॉटिंग हो जाती है, वो कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं ना वो। बट नॉर्मली धीरे धीरे इनएक्टिव, जब काम है ही नहीं, वो क्या रहेंगे? बेकार रहेंगे, इनएक्टिव। लेकिन जब लग जाती है, इंजरी हो जाती है, उस टाइम पे होते हैं एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इनएक्टिव फैक्टर्स उस टाइम पे एक्टिव हो जाती है एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ब्लड क्लॉट बन जाता है। लेकिन मैंने क्यों कहा क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे? क्योंकि हमें सीरम के बारे में पढ़ना है, सीरम क्या होता है। आप बहुत बार ये लफ्ज देखेंगे सीरम, पता होगी सीरम क्या होता है। देखिए असल बात पता है क्या होती है, फिलहाल अभी ऐसे फॉर्मूला यार, सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा से आपने क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकाल दिया ना, तो जो वहां बचेगा ना, वो सीरम कहलाता है। अब देखते हैं वो क्या होता है, देखिए। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब हो गया फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा में से अगर आप फिब्रिनोजेन निकाल देंगे, उसको बोलते हैं सीरम। सो सीरम डज नॉट कंटेन व्हाट? फिब्रिनोजेन। वहां पे नहीं होता है, वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, बस प्लाज्मा वहां पे होता है, ठीक है। सीरम इज क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट रिमेन्स आफ्टर ब्लड हैज क्लॉटेड। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, तो उस टाइम पे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर उनने इन एक्टिविटी ने दिखाई अपनी, तो जब वो अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, तो उसके बाद जो बच जाता है वहां पे प्लाज्मा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर फिब्रिनोजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि फिब्रिनोजन एंड सम क्लॉटिंग प्रोटीन्स आर यूज्ड टू फॉर्म क्लॉट। क्योंकि वही जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड से निकल के बनाते हैं क्लॉट को। तो बचता बेचारा क्या है? सिर्फ प्लाज्मा बच जाते हैं, उसको बोलते हैं सीरम। सीरम का मतलब होता है असली प्लाज्मा ही। लेकिन जब प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स बाहर निकालते हो, एट द टाइम ऑफ क्लॉटिंग क्या हो जाता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फिब्रिनोजन या बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वो क्लॉट बनाते हैं। जब क्लॉट फॉर्मेशन हो गई, तो बचा क्या वहां पे? खाली प्लाज्मा, उसको बोलते हैं सीरम। सीरम को इस्तेमाल कर दिया जाता है लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा। जो पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी, उनको अक्सर सीरम पे एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है। अ, ऐसा कर देते हैं। अब देखियो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सीरम, है ना। प्लाज्मा से बाहर निकाल दीजिए आप क्लॉटिंग फैक्टर, उसको बोलते हैं हम सीरम, ठीक है। तो क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉट होने के बाद वो बचते नहीं है, तो सीरम बच जाता है। वो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होती है, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा होता है। तो ये हो गया। अब ये रिवीजन आप पॉइंट्स खुद पढ़ सकते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, बल टाइम वेस्ट करना। अब ये आपको याद रखना, ठीक है। फिब्रिनोजन करता है क्लॉटिंग, है ना, ऐसे रखने चाहिए पॉइंट्स याद। इंसान पढ़ते हैं डिटेल में ना, फिर उतना मत याद रखना होता है, कुछ ही पॉइंट्स याद रखने होते हैं, बाकी सब बड़ा बड़ा लिखा होता है ना। तो यही पता ही है, क्लॉटिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये ऑस्मोटिक बैलेंस, और ये पता है आपको, सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ये आप देख सकते हो। तो हमने क्या, एक टॉपिक खत्म एनसीईआरटी का, ठीक है।
अब इस सेकंड टॉपिक एनसीईआरटी का बहुत इसके साथ बहुत रेलेवेंट है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स जो होती है, और सेल फ्रेगमेंट्स भी होते हैं। सेल फ्रेगमेंट मतलब प्लेटलेट्स जो होते हैं। ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स दरअसल ब्लड सेल्स और सेल फ्रेगमेंट्स होती है, जो कि प्लेटलेट्स कहलाती है, थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड सेल्स क्या होती है? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, हम पढ़ेंगे। तो 45% ब्लड यही फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मींस वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम्स है, ये कॉमन नेम्स है। साइट जब भी लफ्स आएगा, साइट मतलब क्या होता है? सेल, है ना। साइट मीन्स सेल। एरिथ्रो मीन्स रेड, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल। ल्यूको मीन्स वाइट, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल। थ्रोम्बोसाइट, इसमें भी ऐसे ही सेल कहा जाता है। अब है एरिथ्रोसाइट, है ना, जो हम पढ़ रहे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जहां पे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आ जाती है। रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मींस रेड, साइट मींस सेल, तो रेड ब्लड सेल। हम जानते हैं सबसे ज्यादा अबंडेंट जो ब्लड सेल होती है वो रेड ब्लड सेल ही होती है। और कितनी होती है एक हेल्दी अडल्ट मेल के अंदर? 5 से लेकर 5 to 5.5 मिलियन। 1 मिलियन कितना हो? 10 लाख। 50 लाख से लेकर 55 लाख, या बोलेंगे 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है, पर मिलीमीटर क्यूब, पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर कितना होता है ना? एक क्यूब जिसमें होगा मानिए क्या, 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर ब्रेड्थ, 1 मिलीमीटर डेप्थ या हाइट। उसी हिसाब से उसको क्या बोलते हैं? मिलीमीटर क्यूब है ना यहाँ पे, यानी कि पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना, ऐसे पर क्यूबिक मिलीमीटर। आंसर लिखा होगा ऐसे, मिलीमीटर रेस पावर -3, ना, ये भी वही बात है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो आरबीसीज मिलियंस में होते हैं, डब्ल्यूबीसीज थाउजेंड्स में होते हैं, और प्लेटलेट्स लैक्स में होते हैं। आप खुद बताइए, मोस्ट अबंडेंट रेड सेल कौन सी होती है ब्लड के अंदर? रेड ब्लड सेल मिलियंस में होती है। लैक्स में होते हैं प्लेटलेट्स, लैक्स में, फिर भी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी कम ही होती है, इनका अच्छा फंक्शन होता है। डब्ल्यूबीसी जो ना, वो असल में करती है डिफेंस के लिए हेल्प। आरबीसी किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, आप जानते हैं ना वो सब। प्लेटलेट हेल्प करते हैं किसमें? क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ये तीन आप जस्ट याद, बाकी हमें पता है डिटेल में अच्छे से आप। अच्छा, एक और बात पता होनी चाहिए आपको, कि आखिरकार सेल्स बनती कहाँ पे? रेड ब्लड सेल्स बनती कहाँ पे? आपने कभी सोचा ऐसा? खून कैसे बन जाता है? सोचा कभी आपने? जो है ना फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको एक साइंटिफिक नेम होती है, वो आपको एनसीईआरटी शायद दी नहीं होगी, लेकिन आप लिखिए वैसे भी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं हेमेटोपाइसिस। क्या बोलते हैं? हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बन जाना चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। असल में जो ब्लड सेल्स होती है वो रेड बोन मैरो में बन जाती है। आप बोलेंगे रेड बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है ना, हड्डी में होता है अंदर से टिश्यू, उसको बोलते हैं बोन मैरो। लेकिन रेड बोन मैरो क्यों यहाँ पे? क्योंकि रेड बोन मैरो और येलो बोन बोन मैरो, दो किस्म के बोन मैरो होते हैं, येलो भी पाया जाता है, ठीक है। अब जो रेड बोन मैरो होता है ना, वो एक स्पंजी टिश्यू होता है। स्पंजी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, जैसे बर्तन साफ करें स्पंज से करते हैं बर्तन साफ, है ना। तो वैसे स्पंजी होता है, स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंजी सॉफ्ट टिश्यू होता है रेड बोन मैरो। होता कहाँ पे? कुछ बोन्स के अंदर होता है, ठीक है, जो बोन्स हेमेटोपाइसिस करती है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर देती है, किससे? इसी रेड बोन मैरो के जरिए से। पता है असल में कहाँ पर, अडल्ट में कहाँ पाया जाता है इंसानों के अंदर ये रेड बोन मैरो? नहीं, स्टिरनम है ना, यहाँ पे हड्डी बीच में हार्ट के पास, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, स्टिरनम के पास पाया जाता है। या ऐसे ही जो है हमारे रिब्स के अंदर पाया जाता है, क्या, रेड बोन मैरो। हमारे पेल्विक रीजन में पाया जाता है, या पेल्विस में पाया जाता है, और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। बोन्स हम पढ़ेंगे आगे सब कुछ, फिलहाल मैं आपको नाम हल्के से बोलता हूँ बोन्स के, देखिए, है ना, ये वाली बोन, ये वाली, नहीं ये वाली, जहाँ पे बाइसेप्स होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस, ह्यूमेरस। बड़ी जो बोन्स होती है बॉडी की, दो बड़ी बोन्स होती है ना, एक तो ये, और इससे बड़ी बोन जो थाई बोन होती है ना, कितनी बड़ी की होती है? फेमर बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। तो फेमर बोन और ह्यूमेरस बोन के जो मतलब होते हैं ना, एंड्स के जो एंड होते हैं ना,
वहां पे बोन मैरो होता है, स्टिरनम के पास, रिब्स के पास, पेल्विक के रीजन के पास। तो इन जगहों पे रेड बोन मैरो पाया जाता है। अब बोलेंगे येलो बोन मैरो क्या करता है? येलो बोन मैरो कुछ नहीं करता है, बस वो फैट स्टोर करता है ना। उसको होता है मेन काम कि वो स्टोर फैट करता है। लेकिन जब बॉडी को अशद जरूरत होती है किसकी? रेड ब्लड सेल्स की। उस टाइम पे यही येलो बोन मैरो बेचारा रेड बोन मैरो बन जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। फिलहाल रेड बोन मैरो के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा मैरो ना, मैरो, मैरो मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू जो इनसाइड द बोन होता है। अब पता है ये बोन में तो होता है ये बोन मैरो, लेकिन रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ होता है? स्टिरनम, रिब्स, पेल्विक रीजन, ये सब जो मैंने कहा आपको। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स इसी रेड बोन मैरो के अंदर बन जाती है। ठीक है। पता है अकल इंसान की दंग रह जाती है अल्लाह की कसम। जो ना इंसान पढ़ता है एम्ब्रियोलॉजी ना, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि इंसान कैसे बन जाता है, फिर खून कैसे बन जाता है, मतलब ब्लड सेल्स कैसे बन जाती है, फिर मतलब आर्टरीज कैपिलरी कैसे बन जाती है, बोन्स कैसे बन जाती है, फिर फ्लैश कैसे बन जाता है, उसके बारे में ना कुरान की जो आयत है ना, सूरत हज की, जहाँ पे अलका मुज़ग़ा के बारे में आ गया है, वहाँ पे पहले आ गया अलका के बारे में। वो यही चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो हो जाए, इसको बोलते हैं हेमेटोपाइसिस। अलका मतलब ब्लड क्लॉट है ना, वो क्या होती है? हेमेटोपाइसिस। इसको बोलते हैं हिगमैनोजेनेसिस। फिर ऐसे ही मुज़ग़ा, फ्लैश चढ़ जाता है, फिर ऐसे ही पहले इज़ाम, फिर मुज़ग़ा। कुरान ने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में एक परफेक्ट वर्ड्स यूज़ किए। एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर कीथ मोर। उसने इस्लाम कबूल कर दिया था इसी बात। वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर नहीं था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वो। तो उसने इस्लाम कबूल किया था कैसे? कुरान पढ़ने के बाद, जब उसने उसमें कुछ मिरेकल्स पढ़े थे ये अलका मुज़ग़ा के बारे में। बल्कि हदीस में एग्जैक्ट ये भी आ गया, क्या बोला गया है टाइम भी, मतलब पहले कहा गया अलका 40 डेज के लिए, फिर मुज़ग़ा, अलका फिर मुज़ग़ा 40 डेज के लिए, पहले नुतफ़ा 40 डेज के लिए। ठीक है, मतलब जायगोट। नुतफ़ा हो गया माँ और रजुल, रजुल अविल मरअ, स्पर्म प्लस ओम का फ्यूजन, उसको बोलते हैं क्या? नुतफ़ा। नुतफ़ा नहीं होता है स्पर्म, हमें गलत पता है। नुतफ़ा को बोलते हैं उलमा माँ और रजुल अविल मरअ। नुतफ़ा हो गया मेल गमीट या फीमेल गमीट, उसको क्या बोलते हैं हम? जायगोट। तो वो होते हैं 40 दिन तक, उसमें होते हैं क्लेवेज वगैरह, ब्लास्टोमा बन जाते हैं वो सब, ये सब ब्लास्टोमा, मोरुला, गैस्ट्रोला, वो सब बन जाता है। फिर 40 दिन के बाद क्या हो जाता है उसके अंदर? एम्ब्रियोनिक लंप बन जाता है, कुरान उसको बोलते हैं मुद्गा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये नहीं, ये अलका है। पहले अलका मतलब क्या हो गया? ब्लड क्लॉट। फिर उसके बाद क्या बन जाता है? मुद्गा, एम्ब्रियोनिक लंप। यहाँ क्या हो जाती है? हेमेटोपाइसिस। फिर उसके बाद आ गया कुरान में क्या? इज़ाम और लहम, बोन्स के बारे में पहले आ गया, फिर फ्लैश के बारे में आ गया। तो बराबर ये ऑर्डर फॉलो हो जाता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो बाबरकत अल्लाह ताला जो बेहतरीन तख्लीक करने वाला है ना। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, क्या ये इंडिकेट नहीं करता है उस ज़ात की ओर जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, जिसने हमें इतना ख़तरनाक तरीके से डिज़ाइन किया है? तो हमारे अपने अंदर भी निशानियाँ पाई जाती है। हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अब जो मैरो, ये सॉफ्ट टिश्यू होता है बोन के अंदर। ठीक है, तो आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड वेयर? इन रेड बोन मैरो। ठीक है। अब देखिए आप, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहली बात याद रखनी है, आपने पढ़ा था सेल के अंदर कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये होती है ए न्यूक्लिएटेड। क्या होती है? ए न्यूक्लिएटेड। ए मतलब विदाउट न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मोस्ट मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वाई? क्योंकि मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो क्या होता है? रेड पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। उस रेड पिगमेंट को जो है ज्यादा स्पेस मिल जाती है कि वो आरबीसी के अंदर, जो आरबीसी है वहां पे ज्यादा स्पेस मिल जाती है हीमोग्लोबिन के लिए। असल में हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आयरन पाया जाता है, हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल समझते हैं आपको ये चीज़ के न्यूक्लियस इसलिए वहां पे नहीं होता है क्योंकि ज्यादा स्पेस मिल जाती है हीमोग्लोबिन को रहने की वहां पे, और ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करता है मतलब हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हम पढ़े थे पिछली बार। तो ये बात पता है आपको। और एक बात, आरबीसी बाई कनकेव शेप की होती है। बाई कनकेव मतलब दो साइड कनकेव इसको होते हैं। आप मानिए, कैसे समझाऊं आपको? ये ना इसको होते हैं ना कनकेव ऐसे, आगे वाली साइड से ऐसे, पीछे वाली साइड से भी ऐसे होती है। आप समझ रहे हैं? दोनों साइड से इसको होती है बाई कनकेव, यहाँ से भी कनकेव, यहाँ से भी कनकेव। इसकी मिसाल क्या देते हैं? मान लीजिए ना, हाँ, बात है ना रोटियां, अगर रोटी करेंगे ऐसे ऐसे साइज करेंगे मोटा, बनेगा ना वो, यहाँ से भी बनेगा केव, यहाँ से बाहर से बनेगा केव, ऐसे बन जाएगी ना कुछ वो।
उसको बोलते हैं बाइकनकेव, ठीक है। मैं वो दिखाता हूँ डायग्राम, इसी थी मैंने वो रखी थी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे आपको फील नहीं आएगा। एक मिनट, कहाँ गई स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, ये देखिए आप, ये होती है रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं बाइकनकेव डिस्क, ठीक है। ये देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी ओर, ये ना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कनकेव है। पीछ से भी ऐसा ही होता है, ठीक है, इस साइड से, पीछे वाली साइड से, तो उसको बोलते हैं बाई कनकेव डिस्क। यहाँ होता है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन को एक्स्ट्रा स्पेस तब मिल जाती है जब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होते, दैट्स वाई ब्लड रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ताकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अच्छी खासी जगह मिल सके। तो ये आपने, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो बाइकनकेव शेप यहाँ पे देखिए आपने कैसे होती है, कि सेंटर में यहाँ पे डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेस मतलब अंदर की ओर गया होता है ना, सेंटर में डिप्रेस्ड होता है, और एजेस यहाँ पे थिक होते हैं, दैट्स व्हाट डिप्रेस्ड में क्या होता है ना, बीच में ये, और दोनों साइड से, बोथ साइड, तो बाइकनकेव को बोलते हैं। लाइक ए डिस्क प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, डिस्क मानिए आप यहाँ से भी और यहाँ से भी है, कनकेव लगता है उसे वो। तो इससे मोर सरफेस एरिया मिल जाता है ना इंसान को, मतलब मैं बोल रहा हूँ इंसान को मिल रहा है यहाँ पे ज्यादा सरफेस इस कनकेव होने से। और तो इससे क्या हो जाती है, फास्ट गैस एक्सचेंज और फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिलरी। जैसा कि आप जानते हैं, जो जैसी मतलब फिजियोलॉजिकल नीड होती है, क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड जैसी होती है, उसी एतबार से स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी अडेप्ट हो जाती है। मॉर्फोलॉजी नहीं, इसको बोलेंगे एनाटमी, या स्ट्रक्चर बोलेंगे इन शॉर्ट। स्ट्रक्चर उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाती है, जिस अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल नीड होती है। जैसे ट्रेकीज हो गया ना, जाइलम वेसल्स, तो वो क्या खाली हो जाते हैं ना वो, क्यों, वहां पे लिखा था ना उसने, एनसीईआरटी ने उस टाइम पे वो चीज़, ये बात याद रखनी चाहिए। अब ये हमें हो गया, ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, वो है सर्कुलेटरी पाथवे। पाथवे मतलब ये कौन सा पाथ फॉलो करती है। हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक तो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या होता है, क्लोज टाइप, है ना। हमें क्या होता है, क्लोज टाइप, जहाँ पे अच्छे से आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है। फिलहाल हम देखते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब होता है जहाँ पे खून बस बह रहा होता है, ऐसे ही वो उनको बात हो रहा होता है टिश्यू को, सीधा टिश्यू के ऊपर पानी, ये खून गिर जाता है, ठीक है। ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड पंप जब हो जाता है, ब्लड लीव करता है किनको, ब्लड वेसल्स को, वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है। और ब्लड वेसल से बाहर निकलने के बाद ब्लड जो होता है वो कुछ स्पेसेस के अंदर, यानी कि साइनसेस उनको बोलते हैं, साइनसेस, कुछ स्पेस होती है, कैविटी जो बॉडी की होती है अंदर से, डायरेक्टली बात करते हैं ऑर्गन को, सीधा सीधा पड़ता है ऑर्गन के ऊपर खून, ठीक है। जितना मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में नहीं होते हैं। तो साइनस मतलब क्या होता है, कैविटी का स्पेस, जैसे आर्थ्रोपोड्स में होता है, इंसेक्ट वगैरह में होता है ऐसे ही, आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे दिया एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, इसमें एग्जांपल आ जाती है प्रॉन। प्रॉन क्या होता है, प्रॉन इज एन आर्थ्रोपोड। अच्छा, आर्थ्रोपोड के अंदर इंसेक्टा क्लास से कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा इज व्हाट, अ फाइलम, एंड क्लास इंसेक्टा का एक क्लास होता है। तो ऑल इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स, बट नॉट ऑल आर्थ्रोपोड्स आर इंसेक्ट्स। प्रॉन इंसेक्ट नहीं होता है, क्रैब इंसेक्ट नहीं होता है, कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट। स्पाइडर क्या होता है, इंसेक्ट, क्योंकि यहाँ पे छह टांगे होती है ना, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। मोलस्क यानी कि स्नेल, वो क्या इंसेक्ट होता है, नहीं। मोलस्क का अलग फाइलम ही है, ये आर्थ्रोपोडा में आता ही नहीं है, अलग फाइलम ही में आ जाता है। हम बोलते हैं सारों को इंसेक्ट, चाहे क्रैब भी है, ऐसा मत सही है, ये आर्थ्रोपोड है, प्रॉन आर्थ्रोपोड है, कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट, स्पाइडर क्या है, इंसेक्ट, मोलस्क क्या है, स्नेल क्या होता है, मोलस्क होता है वो, आर्थ्रोपोड नहीं होता है, ना ही वो इंसेक्ट होता है। तो स्नेल क्या, स्क्विड, स्क्विड ना मतलब ये ऑक्टोपस जैसा होता है शक्ल में, वो ऑक्टोपस जो होता है, ये सारे जो मोलस्क्स होते हैं ना, मोलस्का फाइलम। तो इन सब के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो जाती है, जहाँ पे ब्लड नॉट ऑलवेज इनसाइड वेसल्स नहीं होता है, बल्कि वो बात करता है ऑर्गन्स को, वो साइनसेस के अंदर घुस जाता है, यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर सीधे ही। वहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर तब बन जाता है जब वेसल के थ्रू घुस जाता है कोई चीज़, है ना। हम घुसाते हैं पाइप से पानी, तो वहाँ प्रेशर क्यों बनता है, बिकॉज पाइप पतली होती है, तो लेस एफिशिएंट भी ये होता है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वहां पे होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड पंप हो जाता है, ब्लड रह जाता है हमेशा किसके अंदर, वेसल के अंदर, चाहे वो वेसल आर्टरी की फॉर्म में होगी या वेन होगी या कैपिलरी। हम जानते हैं आर्टरी जो है वो हार्ट, हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट खून ले जाता है, आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट खून ले जाती है, वेन जो है वो टुवर्ड्स हार्ट धंधा खून ले जाती है आमतौर पर, ठीक है। कैपिलरीज जो है वो कनेक्शंस बनाते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, हम ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। तो एनेलिडा जैसे एग्जांपल आती है, एनेलिडा मतलब जैसे इसमें ना ये रिंग टाइप होती है बॉडी में, जैसे
फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एक एनालिड में आ जाता है, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पर याद रखनी है आपको, आप पढ़ सकते हो ये, रिविजन भी आप कर सकते हो उसमें, डाइवर्सिटी में वहाँ लिखा है, डाइवर्सिटी नहीं, क्या इसको बोलते हैं, डाइवर्सिटी हो नो फाइला के बारे में, एनिमल किंगडम। और जो कॉर्डेट्स, सारे जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ना, जैसे मतलब ना जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वर्टिबल कॉलम जिनके पास होता है ना, चाहे वो फिश है, पाइसेस है, फ्रॉग, एम्फीबियन, लिजर्ड है, रेप्टाइल है, ठीक है, बर्ड है, इनकी एव्स है, ह्यूमंस है, मैमल्स है, इन सारों के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम जहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेसल के अंदर खून चल जाता है, वो हम जानते हैं, पढ़ा था हमने ऑलरेडी। पता है आर्टरीज क्या है? फास्टर ट्रांसपोर्ट, हायर प्रेशर बिकॉज वेसल्स में खून चलता है, बेटर ऑक्सीजन सप्लाई क्योंकि पहुंच जाती है हर सेल पे एफिशिएंटली, फ्लो कैन बी प्रिसाइसली रेगुलेटेड, बराबर फ्लो रेगुलेशन हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत फ्लो बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन, इंसान को हाइपर टेंशन, हाइपर ब्लड प्रेशर है ना, या हाइपो, मतलब जब कम हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर, हाइपर और हाइपो, तो मोर एफिशिएंट देन ओपन सर्कुलेशन। अब जो हम वर्टिब्रेट्स है, हमारा जो हार्ट होता है, उनके पास मस्कुलर हार्ट होता ही होता है ना, वो किससे बन जाती है? कार्डियक मसल से, जो कि आपने पढ़ा था, कार्डियक मसल से बन जाता है हार्ट, ठीक है। फिशेस में क्या होता है? अब देखिए, हमारे में हार्ट चार चैम्पर्ड होते हैं ना, पता है आपको, दो एट्रियम, दो वेंट्रिकल, लेकिन मछलियों में अलग होता है, इनके पाइस में अलग होते हैं, बर्ड्स में अलग होता है, रेप्टाइल्स में अलग होता है, वो हम देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं है, फिशेस में होते हैं चैम्बर्स, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, मानिए ये फिश का हार्ट है, ऊपर क्या है? एट्रियम, नीचे क्या है? वेंट्रिकल। तो बस इतना ही है, इतना सिंपल। ब्लड फ्लो कैसे हो गया यहाँ पे हो जाएगा? ब्लड फ्लो ना, जाहिर सी बात है, मछली कहाँ होती है? पानी के अंदर, ये मानिए मछली है, ठीक है, ये कहाँ है? पानी में। अब ये पानी के अंदर से अपने गिल्स के थ्रू जो है पानी को अंदर ला रही है, फिर वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है? जब गिल से वो कर रही है, मतलब ब्रीथ किसको? ऑक्सीजन को, वो बॉडी में ब्लड के साथ जा रहा है, तो ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ओनली वंस, सिर्फ एक निकालते हैं ना H2 से ही वो ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस, सिर्फ एक मर्तबा हार्ट से ब्लड पास हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है सिंगल सर्कुलेशन, आके डबल सर्कुलेशन है ना। आ गया खून इधर से, एट्रियम वेंट्रिकल से गया वापस बॉडी में, फिर अब और आएगा, और एक ही साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं ना सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, जैसे फ्रॉग की एग्जांपल, जो रहते हैं बोथ वाटर एंड पानी के अंदर, या टोड की एग्जांपल हम लेते हैं, वहां पे थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, कितना? थ्री, कैसे? वहां पे दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होते हैं, देखिए मानिए फॉर एग्जांपल ऊपर क्या है? एट्रिया, तो दो होंगे, ठीक है, ये हो गया मानिए राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। वेंट्रिकल यहाँ पे एक ही होता है नीचे, तो मतलब हो गया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्स हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल क्या हो, जो मतलब रेंग चलते हैं ना, जैसे लिजर्ड है, स्नेक है, टर्टल वगैरह है, तो वहां पे भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, सेम वैसे ही, ऊपर से क्या होंगे? दो एट्रिया, नीचे क्या होगा? एक वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, नीचे हो गया वेंट्रिकल एक ही, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है मिक्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल खाली ऐसा रेप्टाइल है जहाँ पे चार चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है ना, वो रेंगते चलता है ना, रेंगते चलता है, उसको होती है स्केली बॉडी, खुश्क बॉडी, ड्राई होती है, लेकिन उसके पास चार चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब सीधा क्या? इंसान की तरह। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया शायद क्लास का।